सवाल आपकी स्क्रीन पर है, करके किस युग को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो मैं कहूंगा गुप्त साम्राज्य की अगर बात करती हैं, गुप्त काल की अगर बात करते हैं, तो इसी को ही प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला सवाल देखिए, करके सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की थी? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया गया था, इसकी स्थापना की गई थी। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला सवाल देखिए, करके भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था, लेकिन साथियों किस नारे के साथ शुरू किया गया था? तो मैं कह सकता हूं यहां पर करो या मरो नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। कब दिया था? 1942 में। क्यों दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया था। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि 1793 में स्थायी बंदोबस्ती लागू होने के समय बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में आएगा, तो आपको इनका नाम याद रखना है। चार्ल्स कॉर्नवालिस इनका नाम है और 1793 में स्थायी बंदोबस्ती लागू होने के समय बंगाल के गवर्नर जनरल यही थे। कह रहे कि गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित राजाओं में से कौन एक अच्छा वीणा वादक भी था? तो यहां पर आपका राइट आंसर क्या होगा? आपकी स्क्रीन पर है। कह रहे कि कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल नहीं है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल देखिए कालीबंगा भी है, हड़प्पा भी है, मोहनजोदड़ो भी है, लेकिन आजमगढ़ नहीं है, है ना। आजमगढ़ की अगर बात करें, ये नहीं है, अब नहीं है, तो ये आपका राइट आंसर। कह रहे कि अशोक ने कौन से युद्ध के बाद बौद्ध उपदेशों अपना लिया था? बौद्ध उपदेशों को अपना लिया था, तो मैं कहूंगा जो कलिंग का युद्ध किया था ना अशोक ने, उसके बाद बौद्ध उपदेशों को अपना लिया था। अगला सवाल करेंगे, दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा विस्तार किसके शासन काल में देखा गया था? तो मैं कह सकता हूं साथियों मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में देखा गया था। सही जवाब अगर आपका है ऑप्शन नंबर ए के साथ, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ किसने लिखा था? तो आनंद मठ की अगर हम बात करें ना, तो ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखा गया था। सही जवाब आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि स्वतंत्रता पूर्व भारत में किस आंदोलन ने कपास उत्पादन को प्रोत्साहन दिया था? तो साथियों यहां पर अगर बात करें ना, तो स्वदेशी आंदोलन आपका सवाल का सही जवाब हो जाएगा। स्वतंत्रता से पहले भारत में स्वदेशी आंदोलन ने कपास उत्पादन को प्रोत्साहन दिया था। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। साथियों ये जो मैं क्वेश्चंस आपको करवा रहा हूं, ये अब आपको दोबारा देखने को नहीं मिलेंगे, दोबारा आपको एग्जाम हॉल में ही देखने को मिलेंगे। उससे पहले साथियों ये क्वेश्चंस आप किसी क्लास वगैरह में नहीं देखेंगे। तो समझदारी इसी में होगी कि पहली बार यहां पर और दूसरी बार एग्जाम हॉल में इन सवालों को देखना है, इसलिए इसी क्लास में इन सवालों को आप लोग तैयार कर लीजिए। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के दौरान गवर्नर जनरल कौन था? तो उस समय साथियों गवर्नर पता कौन था? 1885 के समय से लॉर्ड डफरिन थे। तो ये सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। कह रहे कि गांधी जी को ब्रिटिश ने कौन सी उपाधि प्रदान की थी जो उनके द्वारा त्याग दी गई थी? तो राय बहादुर की, राय साहब की, हिंद केसरी की या कैसरे हिंद की? तो मैं कहूंगा साथियों कैसरे हिंद की उपाधि दी गई थी महात्मा गांधी जी को, जो उन्होंने लौटा दी थी। उसके बाद देखिए करके सारे जहां से अच्छा, ये गाने के बोल साथियों किसने लिखे थे मुझे बताइए? तो ये गाने के बोल की अगर बात करें साथियों किसके बोल हैं? ये तो मोहम्मद इकबाल के बोल हैं। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए गांधी जी ने किस आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा दिया था? तो मैंने आपको बताया था साथियों, गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान साथियों करो या मरो का नारा दिया था। सही जवाब जिनका ऑप्शन नंबर सी के साथ है, तो बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो आप सभी लोग जानते हैं मौलिक अधिकारों के बारे में साथियों। देखिए स्वतंत्रता का अधिकार ये एक मौलिक अधिकार है, जीने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, समानता का अधिकार भी एक मौलिक अधिकार है, लेकिन यहां पर लिखा हुआ देश की रक्षा का अधिकार, ये साथियों मौलिक अधिकार नहीं है। अब नहीं है साथियों, तो मैं कहूंगा कि ये क्या होगा? ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए, ये साथियों मौलिक अधिकार नहीं है, ये मौलिक कर्तव्य है ना। तो आंसर आपका जाएगा डी के साथ। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आपसे पूछा जा रहा है कि परमादेश रिट क्या होती है? साथियों देखो परमादेश रिट क्या होती है, आपको ये ध्यान रखना है, किसी सरकारी निकाय से उसके कर्तव्यों का पालन कराना ही इसको कहा जाता है परमादेश रिट। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कहा जा रहा है कि भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा है बताइए? तो राज्यसभा साथियों उच्च सदन है, निम्न सदन है लोकसभा। तो आंसर अगर आपका ऑप्शन नंबर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। और भारत में राष्ट्रीय आपातकाल किसके शासनकाल में लगाया गया था? तो साथियों इंदिरा गांधी के शासनकाल में लगाया गया था। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। 1975 में लगाया गया था साथियों, है ना। चलिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर।
कहा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र दर्शाता है, तो क्या दर्शाता है, फटाफट बता दीजिए आप लोग मुझे। चलिए देखिए, यहां पर अगर हम लोग बात करते हैं साथियों, धर्म के नियत का चक्र, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र क्या दर्शाता है, धर्म के नियत का चक्र दर्शाता है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि कमल का मतलब कमल जो है ना, ये कहाँ का राज्य फूल है। तो कमल की अगर बात करें, काल से कमल, का से कर्नाटक, ये साथियों कर्नाटक का राज्य फूल है। उसके बाद देखिए हमारा सौरमंडल किस गैलेक्सी का एक हिस्सा है। तो हमारा सौरमंडल साथियों आकाश गंगा का एक हिस्सा है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। तो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा साथियों ग्रह करते हैं। क्या ग्रह सूर्य के चारों ओर ही तो परिक्रमा करते हैं। उसके बाद देखिए कह रहे कि हिमालय पर्वतमाला का वो हिस्सा जो तीस्ता और दिहांग नदी के बीच स्थित है, इसको किस रूप में जाना जाता है। तो इसको साथियों असम हिमालय के रूप में जाना जाता है। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और अगला सवाल देखिए कह रहे कि बांधों और उनकी स्थिति वाले राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है मुझे बताइए। चलिए देखिए, स्टैनली अगर बात करते हैं, स्टैनली जलाशय की अगर बात करते हैं तो ये तमिलनाडु में है, बिल्कुल। गोविंद सागर बांध की अगर हम बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश में है, बिल्कुल सही। शांति सागर बांध की अगर हम बात करते हैं तो ये केरल में नहीं है, बल्कि ये साथियों कर्नाटक में स्थित है। तो कुल मिला के ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके अलावा नागार्जुन बांध आंध्र प्रदेश में स्थित है, तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ है, तो बिल्कुल सही है। कह रहे कि इडुक्की बांध ये किस नदी पर बनाया गया है। तो ये साथियों पेरियार नदी पर बनाया गया है इडुक्की बांध, ये आप लोग याद रखेंगे। और ये कहां पर है साथियों, ये भी केरल में ही है। चलिए अगला सवाल देखिए, कह रहे कि उस व्यक्ति की पहचान करें जिसने देश की सबसे सस्ती पैसेंजर मोटर कार का निर्माण किया था। तो इनका नाम किसकी बात चल रही है, रतन टाटा की बात चल रही है। रतन टाटा जी ने देश की सबसे सस्ती पैसेंजर मोटर कार का निर्माण किया था। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है साथियों, बताइए। तो वो कार कौन सी थी पता साथियों, वो नैनो कार थी। कौन सी कार थी, नैनो कार थी साथियों। और ये कब मार्केट में आई थी, ये 2008 में साथियों मार्केट में आई थी, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। चलिए अब अगला सवाल देखिए, आपसे कहा जा रहा है कि किसका तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है। तो मैं कहूंगा नारंगी का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है। आंसर आपका डी हो जाएगा। भारी जल की खोज किसने की थी। तो भारी जल की खोज साथियों यूरे साहब ने की थी। आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। 1931 में की थी भारी जल की खोज इन्होंने, यूरे साहब ने। कह रहे निम्नलिखित में से किस विकल्प का निर्माण कांट की लुगदी वुड पल्प से किया जाता है। तो किसकी बात चल रही है साथियों, रेयॉन की बात चल रही है। यानी कि रेयॉन का निर्माण काठ की लुगदी से किया जाता है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। और अगला देखिए करके कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी की जब हम बात करते हैं तो स्टेपीज आपका सही जवाब हो जाएगा, है ना। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे रोंगाली बिहू उत्सव ये कहां पर शुरू हुआ है। तो अगर बात करते हैं साथियों, देखिए अब यहाँ पर आपके सामने करंट अफेयर के क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो अगर आप अपने करंट अफेयर में चाहते हैं कि जितने क्वेश्चंस आए उतने के उतने क्वेश्चन साथियों आपके बिल्कुल सही आ जाए, तो इन सभी सवालों को आप लोग देख लीजिए। यानी कि रोंगाली बिहू उत्सव अभी हाल फिलहाल में कहां पर मनाया गया है। तो अभी हाल फिलहाल में असम राज्य में मनाया गया है। कह रहे कि नीति आयोग के द्वारा जारी राजकोषीय स्वस्थ सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है। तो मैं कहूंगा ओडिशा राज्य शीर्ष पर रहा है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए कह रहे किसे राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इनका नाम है आकर्ष श्रॉफ, और आकर्ष श्रॉफ को ही राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कह रहे कि ISSF विश्व कप 2025 ये कहां पर शुरू हुआ है। तो ये साथियों ब्यूनस आयर्स में शुरू हुआ है। आंसर आपका सी होगा। अगला देखिए कह रहे अभी हाल फिलहाल में मनोज कुमार का निधन हुआ। देखिए मनोज कुमार का नाम अगर आपने नहीं सुना तो आपने कुछ नहीं सुना। मनोज कुमार एक बहुत अच्छे साथियों एक्टर थे और इनका भी हाल फिलहाल में निधन हुआ है। इनका ये अभिनेता थे। आंसर आपका जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी के साथ। चलिए चलिए उसके बाद देखिए कह रहे कौन अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से हटने वाला पहला यूरोपीय देश है। तो किसकी बात चल रही है साथियों, हंगरी की बात चल रही है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम के लिए पूछा जा सकता है। कह रहे कि जारी नेटवर्क तत्परता सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर रहा है। तो अपने भारत की रैंक जो आई है वो 36वें नंबर पर आई है। यानी कि नेटवर्क तत्परता सूचकांक में भारत 36वें स्थान पर रहा है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। क्या कहा जा रहा है, अच्छा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो हम लोग देख लेंगे। कहने कि अग्रणी प्रौद्योगिकियों को अपनाने में भारत के प्रदर्शन में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। जैसा कि UNCTAD के वैश्विक अग्रणी
प्रौद्योगिकियों के लिए तत्परता सूचकांक में 36वें स्थान पर पहुंचने से पता चलता है कि ये 2022 में 48वें, यानी कि 2022 में 48वें स्थान पर था, ठीक है ना। तो इसने छलांग मारकर 36वें स्थान पर ये पहुंच चुका है भारत अपना। उसके बाद देखिए कह रहे कि फीफा महिला विश्व कप 2035 की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो 2035 की बात चल रही है साथियों, यूनाइटेड किंगडम करेगा। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला सवाल करके किसे एशियाई क्रिकेट परिषद का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो आपको मालूम होना चाहिए मोहसिन नकवी इनका नाम है, और मोहसिन नकवी को एशियाई क्रिकेट परिषद का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर अभी हाल फिलहाल में नियुक्त किए गए हैं। ये कौन नियुक्त की गई है साथियों, पूनम गुप्ता ही आरबीआई की डिप्टी गवर्नर बनी है साथियों। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए साथियों, अब यहां पर अगर बात करें 40 सवाल आप लोगों ने देखे इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चन और साथियों करंट अफेयर के क्वेश्चन, और अब आप लोग देखेंगे साथियों रीजनिंग के क्वेश्चन और उसके बाद मैथ के क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। लगभग 15 सवालों के आसपास हम लोग रीजनिंग के क्वेश्चंस देखेंगे, और आप चेक करिएगा कि अगर ऐसे 15 सवाल आते हैं, वैसे तो 30 सवाल आएंगे, लेकिन इन 15 सवालों में से कितना स्कोर आपका रहता है। देखिए कह रहे कि शूज जो जूते होते हैं ना, इनका संबंध अगर स्लीपर से है तो उसी प्रकार कोट का संबंध किससे होगा, कमीज से, पेन से, मोजे से, या साथियों टाई से। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो सकता है, फटाफट आप लोग बता दीजिए। तो मैं कहूंगा जैसे शूज का संबंध स्लीपर से, वैसे कोट का संबंध कमीज से होगा। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल। अगला सवाल साथियों आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस त्रियक की संख्याओं के बीच त्रिक 6, 42, 636 की संख्याओं के सदस्य संबंध। इसका मतलब पता, देखिए जैसे यहां पर कहा जा रहा है कि इसमें जो लॉजिक लगा है वही लॉजिक इन 4 ऑप्शन में से किस में लगा है। तो 6 के बाद 42 है, उसके बाद 336, इसमें लॉजिक आखिर लगा क्या है। तो कुल मिला के इस बात का जवाब आप लोग यहां पर मुझे दे दीजिए कि आखिर इसमें लॉजिक लगा क्या है। देखिए अगर 6 से 42 करें तो साथियों 6 चंग 36, 6 सत्ते 42, 7 से गुणा कर देते हैं 42 आ जाता है। तो 42 की अगर हम किससे गुणा करें मुझे बताइए। अगर देखिए 10 से गुणा करेंगे तो ये 442 हो जाएगा। अगर देखिए 8 से गुणा करें, देखिए 42 की 8 दूना 16, क्योंकि 8 से हम इसलिए गुणा कर रहे हैं क्योंकि हमें अंत में 6 लाना है। अगर हम 7 से गुणा करेंगे तो अंत में 4 आएगा, इसलिए हमने इसको 8 से गुणा किया डायरेक्ट, है ना। 9 से नहीं किया, 7 से नहीं किया। और कितना हो जाएगा साथियों, 8 दूना 16, 4 अट्ठे 32 और 1 33। देखिए साथियों वही 336 आ गया ना। यानी कि पहले तो 7 से गुणा करना है और फिर 8 से गुणा करना है। तो एक ऐसा ऑप्शन मुझे बताइए जिसमें पहले 7 से गुणा करना और फिर 8 से यहाँ पर गुणा करना है। देखिए अगर यहाँ पर 7 से गुणा करेंगे तो ये तो 6 थोड़ी ना आएगा, यहाँ पर भी नहीं आएगा। 4 सत्ते 28 होता है, और 28 की गुणा जरा 8 से करो, देखो क्या आता है। 28 की गुणा अगर 8 से करते हैं, 8 8 64 हो जाएगा, 8 दूना 16 और 22 हो जाएगा। बिल्कुल साथियों 224 आ गया। यानी कि इस सवाल का जवाब आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, एक नंबर सीरीज का सवाल है। आपसे कहा जा रहा है 87 है, उसके बाद 76 है, उसके बाद 67 है, उसके बाद 60 है, उसके बाद 55 आ गया, और अगला नंबर यहाँ पर साथियों क्या हो सकता है, फटाफट आप लोग देखकर मुझे बता दीजिए। देखिए यहाँ पर अगर हम लोग बात करें ना, 87 से 76 हुआ है तो मैं कहूँगा 11 यहाँ पर घटाया गया है, और 76 से 67 हुआ है, मैं कहूँगा 9 यहाँ पर घटाया गया है। 67 से यहाँ पर 60 हुआ है तो मैं कहूँगा 7 घटाया गया है, और यहाँ पर साथियों 5 घटाया गया है। तो आपको बताने यहाँ पर कितना घटाया जाएगा। देखिए 11, 2 कम करा 9, 2 कम करा 7, 2 कम करा तो 2 कम करेंगे माइनस का 3 आ जाएगा। तो साथियों माइनस का 3 अगर हम घटाते हैं तो यहाँ पर 52 आता है, और 52 कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए अगला सवाल, ये थोड़ा सा अच्छे लेवल का सवाल है साथियों, नंबर सीरीज का ही सवाल है लेकिन बढ़िया लेवल का है। कहने के Y25, उसके बाद W23, उसके बाद U21 और S19, इसके बाद आपको बताना है क्या क्या यहाँ पर आएगा। देखिए 25 से 23 हुआ है, 23 से 21 हुआ है, 21 से 19 हुआ है, तो मैं कहूंगा यहाँ पर 17 आ जाएगा। तो 17 सिर्फ और सिर्फ इस वाले ऑप्शन में है। और पता Y25 पर आता है, W23 पर आता है, U21 पर आता है, S19 पर आता है, तो 17 पर क्या आता है, Q आता है। यानी कि Q17 आपके सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और मुझे बताइए आपका आंसर क्या होगा। कह रहे हैं कि जैसे यहाँ पर LEADER को ELDARE लिखा जाता है, उसी प्रकार फाउंटेन को साथियों क्या लिखा जा सकता है। कुल मिला के ये चीज आप लोग मुझे बता दीजिए। चलिए देखिए मुझे तो ऐसा लग रहा है साथियों कि जो ये लेटर्स लिखे हैं, मतलब इन लेटर्स की मदद से ही ये वाले लेटर्स बनाए गए हैं। जैसे कि अब यहाँ पर अगर बात करें LE लिखा है तो यहाँ पर
एल ई लिखा है तो यहाँ पर ई एल लिख दिया गया है। ऐसे यहाँ पर एफ ओ लिखा है तो क्या कर देंगे, ओ एफ कर देंगे। ओ एफ एक तो यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। उसके बाद देखिए यहाँ पर डी ए आया है, डी ए कहाँ पर है, इसको उल्टा कर दिया गया, वही चीज है। तो मैं कहूंगा यहाँ पर अगर बात करें एन यू लिखा है ना, तो यू एन लिखा है तो यहाँ पर एन यू हो जाएगा, एन यू यहाँ पर आ जाएगा। तो एन यू इस ऑप्शन में लिखा है, इस ऑप्शन में नहीं लिखा हुआ है, तो आगे हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि हमारा आंसर हमें मिल चुका है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा और यही आगे भी वही चलता जाएगा साथियों, है ना। समझ गए आप, चलिए अच्छी बात है अगर आप समझ गए हैं। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि 31C 19D 57 बराबर 93 है। 52C 13 है ना, 52C 13D 5 बराबर 20 है। तो साथियों आपसे पूछा यह जा रहा है कि 98C 14D 11 बराबर क्या होगा। अब तगड़ी बात यहाँ पर साथियों ये आती है कि आखिर ये कैसे बनाया गया है यहाँ पर। यानी कि देखिए यहाँ पर चिन्ह लगाए जाएंगे, हम यहाँ पर क्या कौन कौन से प्लस लिख दें, यहाँ पर माइनस लिख दें, तो हमारा यहाँ पर साथियों हमको मिल जाए। फटाफट आप लोग बताइए, देखिए जल्दी से आप लोग साथियों यहाँ पर मुझे बता दीजिए क्या आपका आंसर हो सकता है, फटाफट बताइए। देखिए अगर हम यहाँ पर क्या लिख दें, देखिए 31 हो गया, 19 हो गया और साथियों ये आपका क्या हो गया, 57 हो गया। तो फटाफट एक बार मुझे बताइए। ये ना समझ में आए तो साथियों इसको एक बार देख लो, है ना। अगर वो वाली इसमें समझ में आपकी नहीं आ पा रहा है तो इसको एक बार देख लो। देखिए 52 13 5 का कैलकुलेशन करा के 20 लाना है। देखिए 13 की अगर हम भाग कर दें साथियों किससे, अगर हम बात कर दे 13 चक्कू 52, यानी कि साथियों 13 चक्कू 52, तो इसकी जगह पर साथियों 4 आ जाएगा और इसकी डी की जगह पर हम गुणा लिख दे तो साथियों ये 5 आ जाएगा। कितना हो जाएगा, 20 आ गया और ये 20 लिखा हुआ है। तो कुल मिला के सी की जगह पर भाग आपको लिखना है, तो ये 98 आ गया, 14 आ गया, 11 आ गया। यानी कि सी की जगह पर आपको भाग लिखना है और डी की जगह पर आपको गुणा लिखना है। अब आपको कैलकुलेट करना है ना। चलिए तो यहां पर अगर बात करें 14 सत्ते 98 होते तो इसकी जगह पर 7 आ गया और ये 11 आ गया, यानी कि कुल मिला के 77 यहां पर आ जाएगा। तो 77 के ऑप्शन में है, मैं कहूंगा बिल्कुल ऑप्शन में आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो यहां पर भी साथियों वही भाग लगेगा और फिर यहां पर गुणा लगेगा। खैर आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, इस सवाल को साथियों देखिए और मुझे बताइए आपका जवाब क्या हो सकता है। आपसे कहा जा रहा है कि एट द रेट का अर्थ क्या है साथियों, एट द रेट का अर्थ यहाँ पर गुणा है। तो जैसे जैसे जो जो कहा जा रहा है ना वैसे वैसे हम करते जा रहे हैं। तो एट द रेट का अर्थ क्या है साथियों, गुणा है, ठीक है। और उसके बाद अगर बात करते साथियों यहाँ पर स्टार की अगर बात करें, स्टार का अर्थ क्या है, भाग है। और डॉलर कटा हुआ ये आपका जो है ना इसका अर्थ साथियों प्लस है और हैशटैग का मतलब क्या है साथियों, माइनस है। चलिए अब इसको कैलकुलेट करिए। यहाँ पर कहा गया है $16, ठीक है, 16 आ गया और डॉलर आ गया और 4 आ गया, एट द रेट आ गया और फिर 5 आ गया, है ना, हैशटैग आ गया और फिर 72 आ गया और फिर स्टार 8 आ गया। तो यहाँ पर साथियों डॉलर का साइन है तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा आपका। उसके बाद एट द रेट है, एट द रेट की जगह गुणा आ जाएगा और हैशटैग है, हैशटैग की जगह साथियों माइनस आ जाएगा और स्टार है, स्टार की जगह पर क्या आ जाएगा, भाग आ जाएगा। तो इसको कैलकुलेट करिए। भाग को सबसे पहले सॉल्व करना है। 8 8 64, 8 नहीं 72, इसकी जगह पर 9 आ गया, 4 पंजे आपका 20 हो जाएगा और 16 आ गया। इसमें से साथियों कितना बचेगा मुझे बताइए, माइनस का 4 बचेगा, माइनस का 9, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन जो आएगा वो माइनस का आना चाहिए। तो कुल मिला के यहाँ पर तो 13 आ रहा है, लेकिन 13 तो मुझे कहीं दिख नहीं रहा है। तो इसका मतलब कुछ कैलकुलेशन में सातु हमसे क्या हुई है, हमसे गलती हुई है कैलकुलेशन में। देखिए ये 16 प्लस 4 गुणा 5, ठीक है ना, माइनस 72 भाग 8। एक बार फिर से देख लेते क्या हमसे गलती हुई थी। कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ सही हो जाएगा, है ना। चलिए कहने के देखिए 8 8 64, 8 नहीं 72, यानी कि यहाँ पर क्या आ गया, 9 आ गया, माइनस 4 पंजे आपका कितना हो जाएगा सातु 20 हो जाएगा और ये 16 हो गया। अच्छा ये प्लस था, मैंने माइनस लगा दिया था शायद। तो 20 और ये 36 हो जाएगा, माइनस 9। तो 36 में से साथियों जब आपका 9 बचेगा तो कितना बचेगा, 27 ही तो आ जाएगा। तो 27 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी वाले में। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपको देखना है साथियों और बताना है कि इस सवाल का जवाब आपका क्या हो सकता है। आपसे कहा जा रहा है कि एक स्थान से शुरू करने के बाद नवीन पूर्व की ओर 3 किलोमीटर चलता है। तो मान लीजिए साथियों अभी नवीन यहाँ पर है, पूर्व की तरफ 3 किलोमीटर चलता है, फिर वो बाईं दिशा में मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है, बाईं दिशा में मुड़ गया और 3 किलोमीटर चल गया। इसके बाद फिर वो अपनी बाईं दिशा में मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है। तो 4 किलोमीटर साथियों हमने इसको चला दिया। कहने के अब वह अपने
शुरुआती स्थान से किस दिशा में, तो साथ इससे वो किस दिशा में, मैं कहूंगा इस दिशा में वो है। तो ये पता दिशा क्या होती है, ये होती है आपकी उत्तर और ये होती है आपकी पश्चिम, वो ये बीच में है, तो मैं कहूंगा उत्तर पश्चिम दिशा में होगा। तो उत्तर पश्चिम कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कहने कि एक घड़ी में 4:30 बजे का समय हुआ है, यदि मिनट वाली सुई, देखिए 4:30 बजे का समय हुआ, यानी कि एक सुई यहां पर होगी और एक सुई साथियों मिनट वाली यहां पर होगी। कहने कि यदि मिनट वाली सुई पूर्व की ओर इंगित करती है, यार भैया पूर्व तो ये होता है, पूर्व इसको बता रहे हो आप, यानी कि आपने कुछ नहीं आपने 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा दिया है ज्यादा करके। चलिए, तो घंटे वाली सुई साथियों किस दिशा में होगी, घंटे वाली सुई को भी साथियों आपको क्या करना पड़ेगा, घुमाना पड़ेगा, है ना। तो घंटे वाली सुई किस दिशा में होगी, ये कुल मिला के आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो साथियों ये आपकी इस दिशा में हो जाएगी, है ना, इस दिशा में साथियों हो जाएगी। तो इस दिशा में हो जाएगी, ये उत्तर होता है और ये पूरब होता है। तो उत्तर पूरब कहाँ पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। फिर से देखिए, एक घड़ी 4:30 बजे का समय दर्शाती है यदि मिनट वाली सुई पूर्व की दिशा की ओर है, मतलब मिनट वाली सुई अभी तो साथियों क्या, सॉरी क्लॉकवाइज नहीं, एंटी क्लॉकवाइज करवाया गया था, अभी इधर को है, दक्षिण की तरफ है, एंटी क्लॉकवाइज इसको 90 डिग्री मुड़ाया गया था। तो इसको भी साथियों आप क्या करोगे, एंटी क्लॉकवाइज एक तरीके से मुड़ाओगे इस वाले को। जब इसको एंटी वाइज क्लॉकवाइज मुड़ाओगे तो ये यहां पर आ जाएगी, तो ये तो क्या हो जाएगी, उत्तर और पूर्व ही तो हो जाएगी। इसलिए साथियों उत्तर और पूर्व हमने चयनित किया था। उसके बाद देखिए, कह रहे हैं निम्नलिखित में से समानता ज्ञात करिए, नाटक, सिनेमा, दस्तावेजी, रोड शो, इसमें क्या समानता है आपसे पूछा जा रहा है। इन सब का इस्तेमाल कोई सामाजिक संदेश देने के लिए किया जाता है, या ये सभी थिएटर में प्रदर्शित किए जाते हैं। रोड शो, दस्तावेजी, सिनेमा, नाटक, ये सब केवल अंग्रेजी भाषा में ही आते, या इनका कोई वो नहीं है, समानता नहीं है। देखिए, इन सब का इस्तेमाल कोई सामाजिक संदेश देने के लिए किया जाता है। तो आपका राइट आंसर जो जाना चाहिए वो ऑप्शन नंबर ए हो जाना चाहिए। उसके बाद देखिए, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे कहा जा रहा है कि एक बुजुर्ग की तरफ इशारा करते हुए कमल कहता है, कमल क्या कहता है, एक बुजुर्ग की तरफ साथियों, बुजुर्ग की तरफ इशारा करते हुए कमल कहता है कि उसका बेटा, यानी कि इसका जो बेटा है ना, यह मेरे बेटे का चाचा है, मेरा बेटा, मान लीजिए कमल कह रहा मेरा बेटा, ये हो गया मेरे बेटे का चाचा अगर कोई होगा तो मैं कहूंगा साथियों कमल का वो भाई होगा। उस बुजुर्ग का कमल के साथ क्या संबंध है, मैं कहूंगा साथियों अब कमल का ये भाई हो गया है, भाई के ये पिता हैं, तो भाई के पिता है, तो कहीं ना कहीं ये बुजुर्ग जो होंगे वो साथियों इसके पिताजी ही तो हो जाएंगे। तो कुल मिला के पिताजी हो जाएंगे। तो कमल क्या कहेगा, बुजुर्ग आदमी को पिताजी कहेगा। अगर आप थोड़ा सा ध्यान लगाकर समझेंगे ना तो इस सवाल का जवाब कोई कठिन बात नहीं है साथियों, बिना पेन के साथ इस सवाल का जवाब आप लोग दे देंगे। उसके बाद देखिए, कह रहे कि एम एन का बेटा है, तो जैसे जैसे यहाँ पर कहा जा रहा है ना वैसे वैसे आप साथियों यहाँ पर करते जाइए। चलिए, तो एम एन का बेटा है, ये जो एम है ना साथियों ये एन का बेटा है। कह रहे कि एन का पिता ओ है, एन का पिता कौन हो गया, एन का पिता ओ हो गया। अच्छा, मतलब ओ का बेटा एन है, एन का बेटा एम है, ये बात समझ में आई ना। यानी कि एन पी का पिता है, एन जो है ना एन ये साथियों पी का पिता है, तो मान लेते हैं साथियों ये क्या हो जाएगा, पी इसका बेटा हो जाएगा। कहने कि पी से कैसे संबंधित है ओ, तो पी से कैसे संबंधित है ओ आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है, मुझे बताइए। देखिए, अरे भैया पी ये पापा जी कहेगा, पापा जी के पापा जी को क्या कहा जाता है साथियों, दादाजी ही तो कहा जाता है। तो दादाजी कहाँ पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए इस सवाल को और मुझे बताइए सही जवाब आपका क्या हो सकता है, मुझे बताइए। उसके बाद देखिए साथियों, अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। यहाँ पर आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि एक कक्षा में 60% बच्चों को गणित पसंद है, ठीक है, और 45% की अगर बात करें इनको विज्ञान पसंद, मतलब 60% बच्चों को गणित और 45% बच्चों को विज्ञान, और 25% को गणित पसंद है और विज्ञान, यानी कि दोनों विषय पसंद है। तो ऐसे कितने प्रतिशत बच्चे हैं जिन्हें कम से कम एक विषय पसंद है। देखिए यहाँ पर साथियों हम पता कैसे करेंगे, मान लीजिए साथियों ये एक सर्किल बनाया और ये हमने एक सर्किल बनाया, ये गणित वाले बच्चे हो जाएंगे, है ना, ये गणित वाले बच्चे हो गए, और ये साथियों विज्ञान वाले बच्चे हो गए, विज्ञान है ना, विज्ञान है। तो यहाँ पर कहा गया है कि 25% बच्चे ऐसे हैं जिनको गणित भी पसंद है विज्ञान भी पसंद है। तो ये 25% बच्चे ऐसे हो गए जिनको गणित भी पसंद है और विज्ञान भी यहाँ पर पसंद है। अच्छा, अब 60% बच्चों को गणित पसंद है लेकिन 25% हमने ऑलरेडी लिख दिए हैं,
तो 60 माइनस 25 कितना हो जाएगा साथियों, 35% हो जाएगा। तो 35% यहाँ पर आ जाएगा। अब कह रहे हैं कि 45% बच्चों को विज्ञान पसंद है। जब 25 हमने लिख दिया है तो बचा क्या, 20, 20 यहाँ पर आ जाएगा। ये बात समझ में आई आपके? तो कहा जा रहा है कि ऐसे कितने प्रतिशत बच्चे हैं जिन्हें कम से कम एक विषय पसंद है। तो एक विषय 35% वालों को पसंद है और 20% वालों को पसंद है। तो 35 प्लस 20 कितना हो जाएगा साथियों, 55% हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों को दो विषय पसंद है। तो 55% आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कथन और निष्कर्ष वाला सवाल है। बहुत ध्यान से देखिएगा इन सवालों को। देखिए, यानी कि सभी बसें कारें हैं। तो साथियों जितनी भी बसें हैं ना, जितनी भी साथियों ये बसें हैं, ये क्या हो जाएंगी, ये कारें हो जाएंगी। जितनी भी, एक सेकंड रुकिए, चलिए, ये क्या हो गई साथियों, ये बस हो गई। और कहने के जितनी भी यहाँ पर बसें हैं ये सब कारें हैं। और एक तरीके से अगर बात करें, ये फिर क्या हो जाएगी, ये कारें हो जाएंगी। कहने के सभी जलयान कारें, तो सभी जलयान कारें हैं, तो ये साथियों जलयान हो गए, सभी जलयान कारें हो गई। अब निष्कर्ष को पढ़िए और मुझे बताइए कौन सा निष्कर्ष सही है, कौन सा निष्कर्ष गलत है। यानी कि सभी कारें जलयान है, सभी कारें जलयान नहीं है। अगर ये होता सभी जलयान कारें हैं तो सही हो जाता, ये गलत हो जाएगा। सभी बसें कारें हैं, सभी बसें कारें हैं, ये बात बिल्कुल सही है। मैं कहूंगा दूसरा वाला आपका बिल्कुल सही है, ऐसा ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अब क्या कहा आपसे जा रहा है, कह रहे कि सभी उपकरण धातु हैं, है ना। तो साथियों ये हमने क्या बना लिया, ये हमने उपकरण बना लिया। और सभी उपकरण क्या हैं, सभी उपकरण साथियों यहाँ पर धातु बताए गए हैं। और कुछ ठोस धातु हैं, तो कुछ ठोस धातु, मान लीजिए इतने ठोस जो है ना, वो साथियों क्या हो जाएंगे, वो धातु हो जाएंगे। अब निष्कर्ष को पढ़िए और मुझे बताइए कौन सा निष्कर्ष है, ये कौन सा गलत है। कहने के सभी धातु उपकरण है, सभी धातु उपकरण नहीं है, कुछ धातु उपकरण है, सिर्फ इतनी धातु उपकरण है, ये आपका गलत हो जाएगा। कुछ धातु ठोस है, हाँ भैया, कुछ धातु, इतनी धातु जो है ना ये ठोस है, ये बात बिल्कुल सही हो जाएगी। यानी कि दो वाला निष्कर्ष बिल्कुल सही है। ऐसा कहां पर लिखा हुआ है, ऐसा आपका ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ। अगला देखिए, अब यहां पर अगर बात करें, ऊपर वाला नहीं भी पढ़े तब भी कोई दिक्कत नहीं, आपको आरेख बताना है जो सबसे बढ़िया आरेख आपको लगेगा गोल्ड के लिए, प्लेटिनम के लिए साथियों, और धातु के लिए। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर साथियों क्या हो सकता है, फटाफट आप लोग मुझे बता दीजिए। देखिए प्लेटिनम जो होता है ना, प्लेटिनम भी एक धातु होता है और कहीं ना कहीं गोल्ड भी एक धातु के अंतर्गत ही आता है। तो अगर हम ये धातु बना लें, क्या ये धातु बना लें और ये साथियों प्लेटिनम बना लें, ये गोल्ड बना लें, तो कोई दिक्कत नहीं। और ऐसा कहाँ पर बना हुआ है, ऐसा आपका ऑप्शन नंबर सी में बना हुआ है। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या मसला है, अच्छा यहाँ पर है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर पढ़िए सवाल को, कह रहे कि जो वृत्त है ना, वृत्त आर्कटिक महासागर को निरूपित करता है। तो वृत्त की अगर बात करते, एक सेकंड रेड ले लूं, क्या करूं, रेड ले लेता हूं। वृत्त की अगर बात करें, ये साथियों आर्कटिक महासागर को व्यक्त करता है, ठीक है। उसके बाद कहा जा रहा है कि त्रिभुज जो है ना, त्रिभुज महासागर को निरूपित करता है। तो जो त्रिभुज है साथियों ये महासागर को निरूपित करता है, भैया महासागर को निरूपित करता है। तो उसके बाद देखिए कह रहे कि जो आयत है ये अटलांटिक महासागर को निरूपित करता है। ये जो है ना साथियों, ये अटलांटिक है ना, अटलांटिक महासागर को निरूपित करता है। ये बात आपको साथियों मालूम होना चाहिए, है ना। ये आर्कटिक की बात चल रही है। अब देखिए सवाल में आपसे पूछा क्या जा रहा था, कह रहे थे कौन सा क्षेत्र महासागर अटलांटिक महासागर को निरूपित करता है लेकिन आर्कटिक महासागर को निरूपित नहीं करता है। तो आर्कटिक महासागर को निरूपित नहीं करता है, यानी कि आंसर आपका इसमें से नहीं होना चाहिए, क्योंकि यही तो आर्कटिक महासागर वाले लोग हैं। तो मैं कहूंगा 7 एक ऐसा नंबर है जो कि अटलांटिक महासागर के अंतर्गत आता है, महासागर के अंतर्गत आता है, लेकिन आर्कटिक महासागर के अंतर्गत नहीं आता है। तो 7 आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब यहाँ से साथियों आपके सामने मैथ्स के क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं और रीजनिंग के क्वेश्चन साथियों आपके सामने खत्म हो चुके हैं। तो इन रीजनिंग के क्वेश्चंस को खत्म होने के बाद जो मैथ के सवाल शुरू हैं, इन सवालों को भी साथियों जरूर देख लीजिए, क्योंकि आपके क्वेश्चन आपके एग्जाम में साथियों सवाल आपको यहीं से देखने को मिलेंगे। तो पहला एकदम टॉप लेवल का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है कि एक किसान के घर में मुर्गियां हैं और बकरियां हैं, ठीक है। कह रहे कि उनके सिरों की कुल संख्या 42 है, यानी कि मुर्गी का भी साथियों एक सिर होगा, है ना, और साथियों बकरियों का भी कितना सिर होगा, बकरियों का भी यहाँ पर एक सिर होगा। ये बात आपको क्लियर है। मान लीजिए मुर्गियों का सिर हमने क्या मान लिया, x मान लिया, या मुर्गियों की संख्या x मान लेते। उसके बाद लिखा है कि उनके पैरों की कुल संख्या साथियों 138 यहाँ पर है ना। चलिए, माना मुर्गियों की संख्या साथियों x है
है, मुर्गियों की संख्या पूछी जा रही है, मुर्गियों की संख्या x मान ली, तो x का मान निकालना है, और बकरियों की संख्या कितनी मान ली साथियों, y मान ली। तो जितनी मुर्गियों की संख्या होगी उतनी ही तो साथियों मुर्गियों के सिर होंगे, है ना, उतनी तो मुर्गियों के सिरों की संख्या होगी जितनी मुर्गियों की संख्या होगी। उसके बाद जितनी बकरियां होंगी उतनी ही तो साथियों बकरी के सिरों की संख्या होगी। तो कह रहे कि यहाँ पर सिरों की संख्या 42 है, यानी कि x प्लस वाई बराबर 42 यहाँ पर आ जाएगा, है ना। और साथियों कहा गया है उनके पैरों की संख्या, देखिए मुर्गियों के पैरों की संख्या कितनी होती है 2, और बकरियों के पैरों की संख्या होती है 4, यानी कि साथियों हम लिख सकते हैं 2x प्लस 4y, 2x प्लस 4y बराबर कितना है 138 है। तो इसको आपको कैलकुलेट करना होगा। देखिए अगर इसको कैलकुलेट करें 2 2 2 तो कुल मिला के 2 अगर कॉमन ले लेते तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ x बचेगा, यहाँ पर 4 है तो 2 दूना 4, तो 2y यहाँ पर आ जाएगा, और बराबर अगर बात करें यहाँ पर क्या आ जाएगा साथियों, है ना, यहाँ पर अगर बात करें साथियों कितना आ जाएगा, 138 जो लिखा था वही आ जाएगा। चलिए 138 यहाँ पर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद अगला स्टेप की अगर हम बात करें सर, तो अगला स्टेप देखिए ये 2 जो है ये इससे भाग में आ जाएगा, यानी कि 2 यहाँ पर आपका आ जाएगा, यहाँ से हट जाएगा, तो 2 से कट करोगे 2 छंग 12, 2 नियम 18 हो जाएगा। तो कुल मिला के पहला स्टेप आपका ये था साथियों, क्या था, x प्लस वाई बराबर 42 था, और दूसरा स्टेप आपका आ गया x प्लस 2y, क्या साथियों, x प्लस 2y बराबर 69 आ गया यहाँ पर, है ना। इतनी बात साथियों क्लियर है? अगर क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब यहां पर अगर बात करें, अब एक काम साथियों आप करिए, अब आप एक काम साथियों ये कर सकते हैं, देखिए पहले मुझे ऊपर ये वाला लिखना चाहिए था, ये वाला है x प्लस 2y, तभी आपकी अच्छे से समझ में आता, बराबर 69 है ना, और साथियों x प्लस y बराबर कितना है 42 है। देखिए अब ये सब प्लस क्या है ना, इसमें माइनस लग जाएगा, माइनस 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 लग जाएगा, तो ये प्लस का ये माइनस का माइनस से माइनस माइनस और प्लस ये सारे कैंसिल हो जाएंगे। 2y में से एक y जाएगा तो यहाँ पर y बचेगा, 69 में से 42 जाएंगे तो साथियों कितना बचेगा, 27 यहाँ पर बच जाएगा। अब 27 बराबर y बराबर कितना है, 27 है, तो अगर हम x का मान निकाले, क्योंकि मुर्गियों की संख्या में निकालना थी और मुर्गियों की संख्या x थी, तो साथियों अब देख लीजिए यहाँ पर क्या है, y का मान कितना निकला है, 27 निकला है, तो x प्लस 27 बराबर 42 है, तो साथियों x बराबर क्या हो जाएगा, 42 माइनस 27 हो जाएगा, तो x बराबर साथियों कितना आ जाएगा, 12 में से 7 जाएगा, 5 बचेगा, और यहाँ पर 1 बचेगा, यानी कि x बराबर आ चुका है 15, यानी कि मुर्गियों की संख्या हो जाएगी 15, तो 15 आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल, अगला सवाल देखिए साथियों, और आप लोग बताइए कि इसका जवाब क्या होगा। कहा यहाँ पर जा रहा है कि गीता का वजन 11 किलो है, लगभग 11 किलो 235 ग्राम है ना। कह रहे कि उसकी बहन का वजन उसके वजन का 1.4 गुना है, तो दोनों का कुल मिला के वजन कितना होगा। तो कुल मिला के देखिए यहाँ पर अगर बात करें 11.2 है ना, 235 का इसका 1/4 गुना वजन कितना है सातु, उसकी बहन का है, तो इसको और सातु उसका वजन कितना था, तो 11.235 था। इनको आपको कैलकुलेट करना है और यही सातु आपका क्या आंसर हो जाएगा। तो अब आपको पता क्या करना है, आपको सातु 11.235 की गुणा 1.4 से करना है। तो आप सातु इसकी मैं कैलकुलेशन करवा लेता हूँ, 11.235 की गुणा किससे करा लेना है सातु, 1.4 से करा लेना है, तो 15 आ गया यहाँ पर सातु, क्या 15.729 आ गया, प्लस आपका कितना जोड़ना है 11.235 जोड़ना, इसको सातु अब आप क्या करा लीजिए, अब आप सातु यहाँ पर कैलकुलेट करा लीजिए, तो 11.235 तो कितना आ जाएगा साथियों, लगभग यहाँ पर 26.964 आ जाएगा, और ये कहाँ पर लिखा हुआ है 26.964, ऐसा ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। ये कैसे कराओगे, मान लीजिए यहाँ पर पॉइंट नहीं है, यहाँ पर पॉइंट नहीं है, तो आप पता क्या कराओगे, आप 11,235 की गुणा 14 से करा दोगे, तो जो आपका आंसर आएगा ना साथियों, वो आपका आंसर आएगा, बस पॉइंट हटेगा। आप पॉइंट देखिए, है ना, तो पॉइंट सातों इसके बाद आप यहाँ पर लगा दोगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी, दोनों को जोड़ दोगे तो आपका आंसर आपके सामने यहाँ पर सातों आ जाएगा। चलिए चलिए अब उसके बाद देखिए सातों अगले नंबर का सवाल है ना सातों, इस सवाल की अगर बात करें, इस सवाल को अब आप देख लीजिए और मुझे बता दीजिए आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो सकता है। अब यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा सही ढंग से यहाँ पर करके दिखला देता हूँ, है ना। तो यहाँ पर देखिए जरा, अच्छा ये इसको या तो इसी को सही बना दूं, इसी को सही बना देता हूँ,
इसी को सही बना देता हूँ साथियों, लेकिन ये सही बन नहीं पाएगा जितना भी इसको सही करोगे। उम्मीद करता हूँ आप समझ चुके होंगे। तो अब यहाँ पर साथियों 16 है। जब आप क्या करोगे, जब आप ये 12 प्लस ये 16 है ना, ये 4 गुणा 4 है, तो यहाँ से 4 निकल आएगा, तो ये कितना हो जाएगा, फिर ये 16 हो जाएगा, है ना। तो साथियों अब क्या हो जाएगा, 221 प्लस आपका 16 हो जाएगा। जब इसको जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा, 7 और 3 और 2 हो जाएगा, है ना। इतने बात साथियों आपको समझ में आई। अच्छा ये 16 हो गया ना, तो फिर इसकी निकलेगा ना, तो ये 4 होगा साथियों। और 221 4 कितना होता है, 225 होता है, तो इसके ऊपर अंडर रूट है। ये 15 गुणा 15 है, तो 15 गुणा 15 यानी कि 15 निकल कर आएगा, तो ये वाला 10 होगा। ये साथियों कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा अंडर रूट, तो यहाँ से 5 निकल कर आ जाएगा। और 5 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी वाले में है। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का बस 3-4 सवाल और हैं साथियों मैथ के, उसके बाद साथियों वीडियो को एंड कर देंगे हम लोग। कहा जा रहा है कि किसी चुनाव का एक उम्मीदवार, क्या किसी चुनाव का एक उम्मीदवार 62% वोट प्राप्त करता है। तो देखिए अगर एक उम्मीदवार 62% वोट प्राप्त करता है और टोटल मत 100% होते हैं, तो दूसरा मत साथियों, दूसरा बंदा 38% मत प्राप्त करेगा। कहने के 62% वोट प्राप्त हुआ और वह 35,640 वोटों से चुनाव जीत गए। यानी कि इन दोनों का अंतर कितना होगा, इन दोनों का अंतर साथियों 24% होगा। ये जो 24% है ना, यही तो साथियों इतने ही वोटों से तो ये वोट जीता है, इतने ही वोटों से चुनाव जीता है, 24% वोटों से। लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि 24% नहीं, वो साथियों 35,640 वोट है, यानी कि 24% की वैल्यू 35,640 बताई गई है। तो चुनाव में कुल वोटों की संख्या क्या थी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो चुनाव में वोटों की संख्या तो 100% होगी, यानी कि अगर 24% की वैल्यू 35,640 है, तो 100% की वैल्यू क्या होगी, देखिए ये आपकी हो जाएगी 1% की वैल्यू, है ना। 24 नीचे आ जाएगा। 100% की वैल्यू बनाना है तो इसको साथ इससे गुणा कर दीजिए, आपकी निकल आएगी। अगर 12 से इसको हम कट करें तो 12 दूना 24, 12 एकम 12, 12 दूना 24 हो जाएगा। कितना निकलेगा, 11 यहाँ पर आ जाए, 12 पंच 60, 12 छंग 72, 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96, 12 नीमा 108, तो 12 नीमा 108 आ गया, है ना। ये अब 8 आ जाएगा, 12 पंच 60, 12 पंच 12 सत्ते 84 और 0 लग गया। अब 2 से कट करोगे तो 50 यहाँ पर आ जाएगा। अब साथियों 297 की गुणा 5 से करा लीजिएगा, फिर डबल 0 लगा दीजिएगा। 7 पंजे आपका 35 हो गया, 9 पंजे 45, 48 हो गया, 5 दूना 10, 14 हो गया। यानी कि मैं कह सकता हूँ 1,48,500 वोट कुल वोट थे। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। यहाँ पर अगर बात करें, कहने के सुमन है, साक्षी है, मयंक, ये एक साझेदारी करते हैं। कह रहे सुमन जो है ना, ये साक्षी से 5 गुना और साक्षी मयंक से निवेश का क्या लिखा हुआ है, यानी कि सुमन साक्षी से 5 गुना और साक्षी मयंक के निवेश से, अच्छा मयंक के निवेश का 3/5 भाग निवेश करती है। वर्ष के अंत में कुल लाभ इतना होता है, तो अर्जित साक्षी का भाग बताइए कितना होगा। यहां पर अगर बात करते हैं साथियों, सुमन साक्षी से, देखिए 2 लोग यहां पर अभी बताई गई हैं, 2 लोग बताए गए हैं साथियों, सुमन और साक्षी। देखिए सुमन जो है ना, ये साक्षी से 5 गुना ज्यादा निवेश करती है। मतलब सुमन साक्षी अगर ये 1 रुपया लगाएगी तो ये 5 रुपए निवेश करेगी, है ना। उसके बाद यहाँ पर कहा जा रहा है, ये बात खत्म हो गई, 5 गुना, है ना। और साथियों साक्षी मयंक, अब यहाँ पर साथियों साक्षी और मयंक का रेशियो आ जाएगा, साक्षी और मयंक का। कह रहे कि साक्षी जो है ना, ये मयंक के निवेश का, अच्छा इसको ऐसे कर लीजिए, साक्षी जो है ना, ये मयंक के निवेश का 3/5 भाग निवेश करती है। यानी कि मैं कहूंगा अगर साक्षी का, है ना, ये मयंक देखिए नीचे आ जाएगा, बराबर लगाए ना, और ये 3/5 जैसा वैसे ही रहेगा। तो अगर साक्षी 3 रुपए खर्च करती है तो मयंक 5 रुपए निवेश करता है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब पता साथियों कैसे हम लिख सकते हैं, एक काम करिए, एक काम मैं आपको बताता हूं साथियों। देखिए इसका अनुपात आप लोगों के पास है, उसके अलावा साथियों साक्षी और मयंक का अनुपात आपके सामने है, कितना है, 3:5 है। तो देखिए अगर ये ए मान ले, ये बी मान ले, ये बी मान ले या सी मान ले, तो हम ऐसे तीनों का अनुपात निकालते हैं, है ना। ए अनुपात बी और बी अनुपात सी, देखिए ऐसे ऐसे ऐसे, यानी कि पहले इसकी गुणा करेंगे फिर इसकी फिर इसकी। तो कुल मिला के अगर बात करते हैं साथी, तो ये 5:1 ये लिख दिया हमने, और 3:5 ये लिख दिया हमने। इसकी गुणा इसकी गुणा इसकी गुणा, 5 की गुणा 3 से कराएंगे साथियों, तो आपका क्या निकल आएगा,
आपका साथियों देखिए, अब हम तीनों का वो निकालना है, सुमन, साक्षी और साथियों मैंग का यहाँ पर हम रेशियो निकालना है। अगर 5 की गुणा 3 से करोगे तो 8 आ जाएगा, जो कि सुमन का अनुपात होगा। 3 की गुणा 1 से 3 आ जाएगा, और 1 की गुणा 5 से 5 आ जाएगा। तो कुल मिला के लाभ कितना है साथियों, लाभ आपका 23,000 है। लाभ कितना है, 23,000 है। और साक्षी का आपसे पूछा जा रहा है, साक्षी का लाभ 3 है। टोटल कितना हो जाएगा, 8 3 13 और साथियों 16 यहाँ पर हो जाएगा, है ना। 16 हो गया। अब आपको सातों बस इसको कैलकुलेट करना है। 2 से कट करेंगे 8 आ जाएगा, 2 से कट करेंगे 2 एकम 2, है ना, 15 आ गया, डबल जीरो आ गया। अब क्या देखिए 8 से कट होगा, देखिए जरा, 8 एकम 8 हो जाएगा, 8 एकम 8 हो गया, कितना जाएगा 3 जाएगा। 8 चक्कू कितने हो जाएंगे, 32 हो जाएंगे, 3 जाएगा। 8 कम 8 16, 8 3 24, कट तो नहीं रहा है भाई साहब। तो यहाँ पर लगभग इसको जब हम सातों कैलकुलेटर से कैलकुलेट कराएंगे तो लगभग लगभग सातों 4300 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर 4500 लिखा। हो सकता हो टाइपिंग वगैरह मिस्टेक हो, या हो सकता हो कहीं ना कहीं कुछ गलती रह गई हो, है ना। तो कुल मिला के ये कॉन्सेप्ट था जो आपकी समझ में आ गया। अब उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, इस सवाल को देखिए और मुझे बताइए आपका जवाब यहाँ पर क्या होगा। देखिए यानी कि मोहन ने कपड़ा व्यवसाय में 1 लाख रुपए लगाया, कुछ महीनों के बाद सोहन भी आ गया। तो कुल मिला के पहले लिख लीजिए, दो लोग यहाँ पर हैं, एक मोहन है और यहाँ पर साथियों सोहन है। मोहन ने कितने रुपए लगाए साथियों, मोहन ने 1 लाख रुपए लगाए हैं, और सोहन ने जो लगाए हैं साथियों वो कितने लगाए हैं, वो 40,000 रुपए लगाए हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं, यानी कि कुछ महीने के बाद आया है और 40,000 रुपए लगाया और साझेदार बन गया है। यानी कि वर्ष के अंत में उन दोनों में कुल लाभ जो हुआ है वो 3:1 का लाभ हुआ, यानी कि इसको 3 अगर लाभ मिला है तो इसको 1 लाभ मिला है। तो सोहन ने कितने महीनों के बाद व्यवसाय में साझेदारी शुरू की होगी, ये कुल मिला के आपसे यहाँ पर पूछा जाए। देखिए अगर मान लेते साथियों हम, इसने अपना पैसा पूरे 12 महीने के लिए लगाया, और इसने अपना पैसा जो लगाया साथियों वो कितने महीने के लिए, वो मान लीजिए 12 माइनस x महीने के लिए लगाया, है ना। अरे भैया यहाँ पर x वो हम वैल्यू मान लेते, मान लीजिए 6x का मान निकला, तो 12 माइनस 6 महीने के बाद लगाया होगा। तो कुल मिला के यहाँ पर आपको x का मान निकालना है। अब देखिए अगर ऐसा हो जाता है ना साथियों, तो इनका जो लाभ निकलता है वो किसके अनुपात में, इनका लाभ निकलता है 3:1 के अनुपात में इनका लाभ निकलता है। अब इधर देखिए, अब अगर साथियों हम लोग बात करते हैं, ये आप एक तरफ ले आए, यानी कि 1 लाख गुणा 12, है ना, और साथियों बटे में कितना आ जाएगा, बटे में आपका ये 40,000 आ जाएगा, 40,000 हो गया। और साथियों ब्रैकेट में 12 माइनस x हो गया, बराबर अनुपात जो निकलेगा वो 3:1 निकलेगा, है ना। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करा लीजिए, इसकी कराएंगे 1 से, तो ये साथियों 12 लाख हो जाएगा, है ना, 12 लाख हो गया। और ये कितना हो जाएगा, ये कितना है भाई साहब, ये 3 है, 3 से कराएंगे तो 4×3 = 12, 12,000 यहाँ पर हो जाएगा। 12,000 नहीं बल्कि 1,20,000 यहाँ पर हो जाएगा, 1,20,000 ये हो गया है, और गुणा 12 माइनस x आपका साथियों ये आ गया है। अब देखिए यहाँ पर अगर साथियों हम लोग बात करते हैं, इन ये कितने जीरो, इसमें 1 2 3 4 जीरो हैं, और 1 2 3 4 ये जीरो कैंसिल हो जाएंगे, तो 120 साथियों। अब यहाँ पर अगर बात करें ना, ये 120 है, ये कितना है, ये 12 है। तो यहाँ पर साथियों 10 बचेगा, और यहाँ पर कितना बचेगा, है ना। अगर हम इसको कैलकुलेट कराएं तो 12 एकम 12, 12 एकम 12, 10 बचेगा। तो ये साथियों कितना हो जाएगा, 10 बराबर 12 माइनस x रहेगा, ये तो कुछ नहीं बचेगा, ये 10 बचेगा, है ना। तो अब अगर साथियों बात करें माइनस x बराबर क्या आ जाएगा, है ना, माइनस का 12 आपका ये साथियों 10 आ जाएगा, यानी कि कुल मिला के x बराबर हमारा 2 बाकी रह जाएगा। यहाँ पर ये बात आपको क्लियर है, मैंने थोड़ा सा कम स्टेप में लिखी है इसलिए आपकी हो सकता हो समझ में ना आए। तो कुल मिला के x का मान हमें यहाँ पर बताना था। तो 2 महीने के बाद सोहन ने 40,000 रुपए लगाए होंगे, तो 2 महीने कहाँ पर लिखे हुए हैं, ऑप्शन नंबर बी में लिखे हुए हैं भाई। दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें।